आरबीआई में क्या पढ़ रहे थे बेसिकली? क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण। ठीक है, साख नियंत्रण पढ़ रहे थे। और साख नियंत्रण में हमने देखा कि जो चीजें लिखवानी थी वो तो मैं लिखवा चुका हूं। अब क्या होगी, इनकी डेफिनेशन से शुरू हो जाएगी। जैसे हम बात किए थे रेपो रेट का, रेपो दर। ये रेपो दर होती क्या है? तो सबसे पहले आपको याद में रखना है कि रेपो शब्द है वो रीपर्चेज से लिया गया है। रीपर्चेज का अर्थ होता है पुनः खरीदारी या पुनः खरीद। ठीक है, दोबारा से खरीद लेना, ये रेपो शब्द का अर्थ है। अब देखिए रेपो है किस प्रकार की रेट है, व्हाट टाइप ऑफ रेट इज दिस? तो आपको बताना है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन, अल्पकालीन है। इस रेट का संचालन कौन करता है? आरबीआई करती है ऑब्वियसली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जरिए इन रेट्स को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्येक 2 महीने के बाद मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि किस रेट को कितना बढ़ाना है, कितना घटा, फिर स्थिर रखना है। स्थिर भी रखा जा सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं भी की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट क्या है, तो आपको सीधा सा ऐसे याद में रखना है, ये आरबीआई है। लेट्स से दिस इज आरबीआई, इट इज योर कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल यानी व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। अब क्या है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, ऋण देती है, लोन, और यहां से एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। कहां से? कॉमर्शियल बैंक से। और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लेती है, यानी सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं शॉर्ट टर्म, तो वो लेती है। ठीक है, बेसिकली जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो 3 महीने से पहले तक जो चीज होती है वो शॉर्ट टर्म कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि आरबीआई इसको लोन देगी, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लेगी और एक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगी। इसी इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट। मीन्स अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, और ये प्रोसेस कैसा होता है पूरा? ये शॉर्ट टर्म होता है, राइट? तो आप डिफाइन कैसे करोगे? वह ब्याज दर जिस पर, वह ब्याज दर मतलब ये ब्याज दर है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले अल्पकाल के लिए ऋण देता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले यानी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसी ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं, है ना? An interest rate we gives short-term loans to commercial bank in exchange with what government security is called repo rate. उसको हम रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि मैंने इनकी बात तो कर चुका हूं। देखो क्रेडिट कंट्रोल में हम बात किए थे क्वांटिटेटिव मेजर्स की, क्वांटिटेटिव या जनरल कह दो मेथड्स की, और दूसरी साइड हम क्वालिटेटिव की बात किए थे यानी गुणात्मक, और वो था मात्रात्मक। ठीक है, दोनों साइड से। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का है? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, राइट? और मात्रात्मक में हमने डिफाइन किया है रेपो रेट क्या होती है, और आप
आपको फिलहाल किसी भी प्रकार से याद में नहीं रखना है कि रेपो रेट कितने प्रतिशत है, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं पूछेंगे, इसका कारण है अभी ये है, ठीक है। पूछेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आफ्टर एवरी 2 मंथ्स ये चेंज हो जाती है। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आई और 2 महीने में हो गया हो, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं, पहले पूछते थे क्योंकि पहले मॉनेटरी पॉलिसी है वो 6 महीने में एक बार रिवाइज होती थी, अब हर 2 महीने के बाद एमपीसी की मीटिंग होती है। कब से? 2016 के बाद से। पहले मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा काम किसके पास था? आरबीआई के पास, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को साल में 2 ही बार लागू करता था, हर 6 महीने के बाद। तो उस समय आपसे रेपो रेट कितना परसेंट है वो पूछा जा सकता था, क्योंकि 6 महीने में एग्जाम कंप्लीट होने के चांसेस थे। लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने के बाद ऐसा होता है, प्रत्येक 2 महीने के बाद एमपीसी की मीटिंग होती है और उसमें चेंज किया भी जा सकता है और नहीं भी, इसलिए आपको रेपो रेट कितना परसेंट है ध्यान में नहीं रखना है। बस इतना ध्यान में रखना है कि रिवर्स रेपो रेट से रेपो रेट ज्यादा होती है। ये चीजें फैक्चुअल है, इनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का अर्थ हो गया विपरीत रेपो दर, उल्टा हो गया उसका। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है बेसिकली? लेट्स से it's your RBI, it's your commercial bank. Now RBI takes loans from where? Commercial bank. आरबीआई लोन्स कहां से लेगी? कॉमर्शियल बैंक, और इसको क्या देगी? एक इंटरेस्ट देगी। जरूरी नहीं कि इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आरबीआई सबसे बड़ा मॉनेटरी इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो इसको कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी होगी। इट इज नॉट कंपल्सरी, ओके। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेती है, यहाँ पे मतलब लेते इन द सेंस कॉमर्शियल बैंक्स को देना पड़ता है। तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? वह ब्याज दर जिस पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देता है, वह इंटरेस्ट रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को ऋण देते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, राइट। एन इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स give loan to central bank, that is RBI, that interest rate is called what? Reverse repo rate. And reverse repo rate is always lesser than what? Repo rate. Always smaller than repo rate. Okay, you have to keep this thing in your mind. तो ये था डेफिनेशन इसका। वह ब्याज दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देता है, उस ब्याज दर को विपरीत रेपो दर कहा जाता है, ओके। अब अगला जो रेट है वो है बैंक रेट, और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि रिवर्स रेपो रेट है वो भी शॉर्ट टर्म है। वह ब्याज दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई को ऋण देता है, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं? विपरीत रेपो दर। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों ही किस प्रकार की रेट्स हैं? शॉर्ट टर्म से, दोनों ही शॉर्ट टर्म है, दोनों ही अल्पकालीन दरें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैंक रेट, इसको रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, रीडिस्काउंट रेट यानी पुनर्बटा दर। अब देखिए बैंक रेट क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म होती है, और
रेट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग हुआ है तो आपके लोन की इंटरेस्ट रेट में भी चेंज होगा, रीडिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होती है और बैंक रेट कौन चार्ज करता है? आरबीआई। कहां से करता है? कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई ऋण देता है, याद में रखिए। जैसे रेपो रेट में दे रहा था वैसे ही दे रहा है। लोन्स went to commercial bank in exchange of what? Government securities. And commercial bank इसको क्या देता है? Government securities. Okay, and what gives? Interest also. और क्या देता है कॉमर्शियल बैंक? इंटरेस्ट भी देता है और ये प्रोसेस कैसा होता है? लॉन्ग टर्म। रेपो रेट और बैंक रेट में इतना ही अंतर है, वो शॉर्ट टर्म होता है जबकि ये लॉन्ग टर्म होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस प्रकार की होगी? लॉन्ग टर्म होगी। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आपको ध्यान में रखना है, बॉन्ड्स होते हैं एंड डेटेड सिक्योरिटीज होती है। डेटेड सिक्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, बॉन्ड भी डेटेड सिक्योरिटी ही कहा जाता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी होती है और ये मतलब 3 महीने के बाद की जो भी सिक्योरिटी है वो लॉन्ग टर्म ही होती है। और डेटेड सिक्योरिटी है उस पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन ले सकती है, पैसे ले सकती है, जबकि शॉर्ट टर्म पे केंद्र सरकार ले सकती है और डेटेड यानी लॉन्ग टर्म पे भी ले सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ओनली डेटेड सिक्योरिटीज पर ही पैसा ले सकती है। ठीक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों पर ही पैसा ले सकती है केंद्रीय बैंक से। अब देखिए, ये डेटेड सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियों की हमने बात की है वो। अब बैंक रेट आप कैसे डिफाइन करोगे? वो है ब्याज दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन समय के लिए दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ऋण देती है, उसी ब्याज दर को आप बैंक रेट कहेंगे। और बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होती है। बैंक रेट क्या होती है? रेपो रेट से ज्यादा होती है। ठीक है, an interest rate at which RBI gives long-term loans to commercial bank in exchange of what? Government securities. Which government securities? Dated securities is called what? Bank rate. Okay, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे बता दीजिए एक बार, yes or no? Are you getting me properly or what? Speak. Okay, good. ठीक है, बस यही मनोकामनाएं करते हैं कि आप समझते जाएं। अब देखिए, अगला जो रेट है वो किस प्रकार का रेट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरआर एंड एसएलआर का आपने नाम तो सुना ही होगा। CRR in the sense cash reserve ratio. And ये statutory liquidity ratio. ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मतलब नकदी आरक्षित अनुपात। जबकि स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये होते क्या है बेसिकली? इन दोनों को हम एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक साथ ही पढ़ेंगे।
अब देखिए ये आपका कॉमर्शियल बैंक है। अब बैंक, ये आपका आरबीआई है। योर मनी गो, मान लो आप एक कस्टमर हैं। कस्टमर किसे कहते हैं? वो इज कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर आपने नाम सुने होंगे दो। अगर हम किसी विजिबल और टेंजिबल वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम कंज्यूमर होते हैं। विजिबल यानी दिखने वाली और छूने वाली वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमर। अगर हम इनटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वी आर कस्टमर। तो बैंकिंग सेवाओं के लिए हम क्या होते हैं? कस्टमर। मोबाइल के लिए हम क्या होते हैं? कस्टमर। क्योंकि हम बैंकिंग सेवाओं को देख नहीं सकते, हम मोबाइल रिचार्ज को भी नहीं देख सकते कि इतना बड़ा रिचार्ज आ गया, 500 में, 1000 में इतना बड़ा आ गया, तो ऐसा हम कह नहीं सकते, राइट। और हम छू के ये भी नहीं पता कर सकते कि मोबाइल रिचार्ज का कलर है वो व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, व्हाटएवर इट इज। और हम ये भी पता नहीं कर सकते कि मोबाइल में रिचार्ज हुआ है कि नहीं। होने से हमें ऐसा फील नहीं होता है कि वजन बढ़ गया है मोबाइल का। तो उन चीजों के लिए हम क्या है? वी आर कस्टमर। वी कैन नॉट सी देम एंड वी कैन नॉट टच देम। हम ना तो उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उनके लिए वी आर कस्टमर। एंड कंज्यूमर, जैसे पेप्सी भी पी रहे हैं उसके लिए हम कंज्यूमर है, क्योंकि हम पेप्सी देख सकते हैं बोतल में कितना बचा है, छू सकते हैं ठंडी है कि नहीं, ये सारा हम देख सकते हैं, तो उसके लिए हम कंज्यूमर है। जो कष्ट से मर जाता कस्टमर कहा जाता है, ठीक है। कस्टमर होता है वो बैंक में पैसा लेके आता है, he comes with what? डिपोजिट। डिपोजिट। Where does he deposit his money? In commercial bank। मैंने शुरू से ही कहा है कि आरबीआई में वो जमा नहीं करवाएगा, वो कहां करवाएगा? कॉमर्शियल, क्योंकि नागरिकों का बैंक ही है। बैंक क्या है? बैंक हम पढ़ते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 6 says that a place where your deposits are accepted and loans are given, that is what? बैंक। वही बैंक होता है, ठीक है। तो देखो कॉमर्शियल बैंक है, उसमें आपका डिपॉजिट होगा, कौन करवाएगा? कस्टमर। डिपॉजिट करवाने के बाद ये बैंक में चला आया, और ये इसके लिए डिपॉजिट क्या है? कस्टमर के लिए एसेट है, जबकि बैंक के लिए वो लायबिलिटीज हो जाता है, ठीक है। लायबिलिटीज ये हो जाता है। अब देखिए ये पैसा यहां आ गया और इसने मान लो किसी को उधार वगैरह जो भी देना था वो पूरा हो गया। एक दिन में इसका जो बिजनेस हुआ है नेट, इसको बोला जाता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कितना बचा है? टोटल आ गया, मान लो डिपॉजिट आया, उसने किसी को फाइनेंस कर दिया, किसी को लोन दे दिया। अब जो बचा है एक दिन में वो एनडीटीएल कहलाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी शुद्ध मांग सावधि, शुद्ध जमाए नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी शुद्ध मांग व सावधि दायित्व, इसको ये कहा जाता है हिंदी में, शुद्ध मांग व सावधि दायित्व। किसको? एनडीटीएल को। अब एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग ये बैंक खुद के पास रख लेते हैं। लेट्स से दिस पोर्शन इज kept by bank itself, that is called what? SLR, statutory liquidity ratio, and some percentage of NDTL is kept with central bank, that is called what? CRR, cash relief। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बैंक, देखो मैंने इतना पूरा क्यों बताया वो आपकी समझ में आ जाए।
बाकी आपको डिफाइन कैसे करना है कि एनडीटीएल का, एनडीटीएल आप जान गए क्या होता है, आपको इतना बताना है कि एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख लेती है, उसको हम एसएलआर कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, जबकि कुछ प्रतिशत भाग आरबीआई के पास कंपल्सरीली उसको रखना पड़ता है अनिवार्य रूप से, उसको हम सीआरआर कहते हैं, राइट, उसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये किस फॉर्म में रखा जाता है, ये सिर्फ नकदी फॉर्म में रखा जाता है, जबकि ये बॉन्ड में हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, जबकि वो है सीआरआर, कैश है ना, नाम से सीधा पता चल जाता है ये किस में रखा जाता है, ये हमेशा नकदी में आ जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या आरबीआई इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट देती है, तो आपको बताना नो, आरबीआई डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। सीआरआर क्यों रखती है, कल को ये बैंक दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंसी आ जाए, बैंकरप्सी हो जाए, तब आरबीआई कस्टमर्स को वापस पैसा लौटाने के लिए एक बार उनको ये अमाउंट देती है, और उसके बाद आपको पता है इनकी संपत्ति है वो बेचकर पैसा दिया जाता है। आपको पता है जैसे कि अगर आपका किसी भी बैंक में 1 करोड़ रुपया भी जमा है तो आरबीआई कितने की गारंटी लेती है, आरबीआई टेक्स ओनली गारंटी फॉर 5 लाख, ठीक है, सिर्फ 5 लाख की गारंटी लेती है, जो इससे हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली ये है एसएलआर और ये है सीआरआर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसएलआर और सीआरआर का निर्धारण कैसे होता है, तो आप बताओगे एनडीटीएल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एनडीटीएल, राइट, आपको इसके आधार पे बताना है। अब हमने बात की थी इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तरलता होती क्या है, व्हाट इज तरलता, लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ इकोनॉमिक्स में अलग होता है, ठीक है, ज्यादा लिक्विड होता है कि गोल्ड, बताइए, इन पार्लेंस ऑफ इकोनॉमिक्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, which one is more liquid, water or gold? कौन सा ज्यादा लिक्विड है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो, गोल्ड ज्यादा लिक्विड है, इकोनॉमिक्स में की भाषा में गोल्ड ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, वही लिक्विड है। और गोल्ड ज्यादा लिक्विड है या डॉलर, डॉलर सबसे ज्यादा लिक्विड है, इंटरनेशनल मुद्रा जो सभी है, गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड है। रुपया ज्यादा लिक्विड है या गोल्ड, तो रुपया ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रुपीस में कन्वर्ट है, ओके, तो आपको ये बता देना है। तो सीआरआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है, इसका निर्धारण कैसे होता है, डेफिनेशन क्या होती है, ये सारा आपको पता चल गया। एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग आरबीआई अपने पास, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है, उसको एसएलआर कहते हैं, और कुछ प्रतिशत भाग है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको सीआरआर कहा जाता है। एसएलआर अभी 18% के अराउंड है और सीआरआर 3% है, यानी अगर आपका एनडीटीएल 100 है तो आपको 18 रुपया उधर रखना पड़ेगा और 3 रुपया इधर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे लोनेबल फंड। उसको क्या बोलोगे, लोनेबल फंड। और वॉल्ट कैश क्या बोलोगे, वॉल्ट कैश भी बोल सकते हो और लोनेबल फंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, ओके।
और जैसे ये रेट से बढ़ जाएगी तो फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इसको 25% कर दिया, उसको 5 कर दिया, तो 30% गया। अब 70% ही लोनेबल फंड बचा है। अभी कितना बच रहा है, 79। ज्यादा कर दिया तो 70 बचेगा, जिससे लोनेबल फंड कम हो जाएगा, यानी लोन कम हो जाएगा और मार्केट से पैसे की कमी आ जाएगी। और ये कंडीशन कब की जाती है, वो आगे की जो क्लासें होगी उसमें, क्योंकि हमें इसकी एप्लीकेशंस भी करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, तब बताएंगे। अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी इमीडिएटली। हाँ, एसएलआर और सीआरआर क्या होती है। एसएलआर, मान लो आप यह लेकर बैंक में गए, 100 रुपया आपने बैंक को दिया। बैंक ने क्या किया, 18 रुपया तो अपने पास रख लिया 100 में से आपका, एंड 3 रुपया आरबीआई को दे दिया। और अब आपका जो पैसा बचा है वो 79 बचा है। ओके, इसको वो आगे लोन भी दे सकता है। 18 रुपया आप यहाँ खुद के पास 3 आरबीआई को कंपल्सरीली देना पड़ता है, वो दे दिया। आपने डिपॉजिट कितना करवाया था, 100। और आपके भाई और भी आएंगे, वो सारे डिपॉजिट करवाते जाएंगे। आपने आज डिपॉजिट करवाया, कल आप वापस आ सकते हो बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इसने रखा क्यों है, कल वापस आ गए, भाई मेरे 100 रुपए दो। तो बैंक वाले ने ऐसे थोड़ी कहा है कि आप थोड़ा रुको, हमारे ग्राहक आएंगे जमा करवाएंगे तब आपको देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको तुरंत से मिलता है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिपॉजिट करवाते रहते हैं, आपको कल वापस जरूरत पड़ी, यहाँ से वापस आपको दे दिया। 18 कितने ही हो जाएंगे, मान लो 10 बंदों ने अगर 18 रखा है तो 180, और आपको चाहिए कितना, 100, तो 80 और भी पड़े, ठीक है। इस हिसाब से आपको समझ देना है कि आपने 100 जमा करवाए, 18 ये खुद के पास रखेगा, वो है एसएलआर, एंड आरबीआई को 3 रुपया, वो है सीआरआर, और जो बच गया है उसको बोला जाता है वोल्ट कैश, यानी लोनेबल फंड, ठीक है। Only one person is asking me questions. दूसरे कहां गए मुझे पता नहीं है, कोई रिप्लाई ही नहीं करते। कन्हैया कुमार, मंगलम, इन्होंने पूछा है, और कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। गौरव जी को तो समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट रहा है तो मुझे जल्दी से पूछिए। Anybody has any doubt? Okay, no problem. Good. अब देखिए अगला, ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमिक्स की क्लास से और दूसरी क्लासेस से जुड़ते रहें और अपनी सफलता है उसको सुनिश्चित करें, क्योंकि ये दौर है, क्योंकि कोरोना ने आप सबको सिखा दिया होगा कि गवर्नमेंट जॉब का कितना महत्व है। तो अभी आप मर कस के तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, हम यहां तक पढ़ चुके हैं, अब एमएसएफआर की बात करते हैं। एमएसएफआर का अर्थ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। It was started in 2011. इसको
आप वेरी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी है और ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। एक रात के लिए ऋण देता है। ये देश अचानक लिक्विडिटी की जब इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है तो उसको भरने के लिए ये ऋण दिया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी सीमांत स्थिर सुविधा दर इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई। इसको ओवरनाइट लोन इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हो, यानी रातों रात ब्याज दर भी कह सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई है, ठीक है, और ये आपका कॉमर्शियल बैंक है। बहुत बार हम लिख चुके हैं कॉमर्शियल बैंक, तो मैं सिर्फ कॉम कर देता हूं। कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है, लोन, एंड बदले में एक रेट लेता है, ठीक है। ऋण दे दिया, इंटरेस्ट ले लिया, रातों रात के लिए होता है। और ये किस आधार पे दिया जाता है, ये कॉमर्शियल बैंक है। अभी हमने एनडीटीएल की बात करी थी, इस एनडीटीएल के 1% के बराबर दिया जाता है। लेट से इसका एनडीटीएल 1000 करोड़ है, तो इसको रातों रात जो लोन मिलेगा वो 10 करोड़ होगा, क्योंकि 1% 1000 करोड़ का 1% कितना है, 10 करोड़, यानी एनडीटीएल का 1% के बराबर इसको लोन मिलेगा। आरबीआई इसको लोन किसके आधार पे दिया देती है, मार्जिनलिटी के आधार पे। मार्जिन कितना है, यानी ये 1% इसका मार्जिन, इसके आधार पे लोन दिया जाता है, इसलिए इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। NDTL, let's say its NDTL is 1000 crore and it is given 1% of NDTL, ठीक है, that is 10 लाख, और वो रातों रात दिया जाता है, और उसको कहा जाता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है उसको MSFR कहा जाता है, ठीक है। अब आपके सामने तीन चीजें आ गई है, CRR, SLR एंड MSFR। ये तीनों का निर्धारण कौन करता है, NDTL। कौन करता है, एनडीटीएल। और एनडीटीएल इन तीनों का जितना ज्यादा होगा उतनी ही उनके पास अमाउंट ज्यादा होगा। एनडीटीएल ज्यादा, सीआरआर ज्यादा, एनडीटीएल ज्यादा, एसएलआर ज्यादा, एनडीटीएल ज्यादा, एमएसएफआर के रूप में जो इंटरेस्ट मिला है वो ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि रेट ज्यादा हो जाएगी, वो अलग इश्यू है, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक फिर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। और जो आपका एमएसएफआर है वो रेपो रेट से ज्यादा 1% हो सकता है, ठीक है। ये रातों रात या मतलब प्रॉम्प्ट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, अचानक लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए एमएसएफआर की शुरुआत की गई है, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब पैसे की मात्रा को बढ़ा देना, ठीक है। अब अगला जो है वो एलएएफ है। व्हाट इज एलएएफ? एलएएफ क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? ये क्या? इट वॉज स्टार्टेड इन 2001 एंड 2001 के बजट में इसको शुरू किया गया था। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? क्या करता है? ये लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने का एक प्रोसेस है। इट इज व्हाट?
प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किन की सहायता से चलता है, तो बता देना है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। मान लो देश में लिक्विडिटी बढ़ गई है तो कम करना है, तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देना, बढ़ा दो। एंड बढ़ गई है, सॉरी लिक्विडिटी बढ़ गई है तो इन देश में यानी मनी सप्लाई ज्यादा है, देश में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इन दोनों को बढ़ा दो। और मनी सप्लाई या लिक्विडिटी मार्केट में कम है तो इन दोनों को घटा दो। और घटा के आप एक एडजस्टमेंट बना सकते हो, एक एक पोजीशन पर वापस मनी सप्लाई को लिक्विडिटी को ला सकते हो। इसीलिए इसको एडजस्टमेंट की संज्ञा दी गई है ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है जो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की सहायता से काम करता है और लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने में सहयोग करता है। इसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। Does anybody have doubt? किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। से नो नहीं है तो जल्दी से थैंक यू। ठीक है, अब जो अगला है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रियाएं। ये क्या होता है खुला बाजार क्रियाएं? ये भी आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स में ही है, ध्यान में रखिए। ये भी क्वांटिटेटिव में ही है खुला बाजार, क्वांटिटेटिव मेथड्स में यानी जनरल मेथड्स में है ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुला बाजार की क्रियाएं ये क्या होती है? Basically, what is open market operation? ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो दो तरीकों से चलता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन दो कंडीशन में यूज किया जाता है। लेट्स से देयर इज रिसेशन इन योर इकोनॉमी, स्लो डाउन है मान लो इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट है मैंने कह दिया इकोनॉमी में, मैंने कह दिया प्रोडक्शन कम है इकोनॉमी, मैंने कह दिया डिप्रेशन है इकोनॉमी में, ये चीजें मैंने यूज कर दी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। दो कंडीशन में ये यूज किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिसेशन है, स्लो डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है यानी लिक्विडिटी कम है, तरलता कम है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या फिर महंगाई ज्यादा है, इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, लिक्विडिटी यानी तरलता ज्यादा है, ठीक है। तरलता ज्यादा है, देश में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो रही है, सबके पास पैसा है, पैसा ज्यादा है तो खर्चा करेंगे, खर्चा करने से मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात होगी। तो ये कंडीशन है, ये दो प्रकार की कंडीशन है और दोनों से निजात पाने के लिए, निवारण के लिए
आरबीआई किस प्रकार का ऑपरेशन चलाती है, वही ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। इसी को खुला बाजार क्रियाएं, खुला बाजार क्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि खुले मार्केट में, मनी मार्केट में सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त होती है, ट्रेड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, इसलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन की संज्ञा दी गई है। रिसेशनरी पीरियड है, लेट से स्लो डाउन है, लेट से अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो आरबीआई क्या करेगी? एक्चुअली होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का केंद्र सरकार। केंद्र सरकार आरबीआई को क्या बोलती है? मान लो इस प्रकार की कंडीशन है, तो देश में बेरोजगारी है, मंदी है, अवसाद है, इस प्रकार की कंडीशन हो गई है, तो आरबीआई को भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेचने को कहेगी, ठीक है, सॉरी खरीदने को कहेगी, बेचने को नहीं, खरीदने को। ये आपकी हिंट है। गवर्नमेंट ने क्या दिया है? पैसा। किसको? रुपया दिया है। किसको? आरबीआई को। ये आरबीआई, और आरबीआई ने वो पैसा कहां दिया? मनी मार्केट में, यानी धन बाजार। धन बाजार में कौन कौन है? बैंकें हैं। और कौन कौन है? निवेशक है। निवेशक क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स। और क्या है? कंपनी वाले। ये लोग यहाँ पे मनी मार्केट में खरीद फरोख्त करते हैं। किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब गवर्नमेंट ने आरबीआई को पैसा दिया और पैसे देकर बोली है कि आप वहां से वहां इस धन मार्केट में बैंकों में निवेशकों को, कंपनी वालों को क्या दे दो? पैसे दे दो, और वहां से क्या ले लो? जो अपनी जमा थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, उनको वापस ले आओ। आरबीआई ले ली और आरबीआई सरकार को जमा करवा दी, और यहाँ पे रुपया आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? पैसा आ गया, सरकार ने दी आरबीआई के जरिए, और यहाँ पे पैसे आ गए। पैसे आ गए तो ये पैसे क्या करेंगे? निवेशक के पास गया, बैंक के पास गया, कंपनी के पास गया, जिससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। निवेश होगा, किस लिए हो रहा है? उत्पादन बढ़ेगा। और बैंक के पास गया तो बैंक क्या करेगी? ऋण देगी। ऋण देगी तो फिर से क्या होगा? उत्पादन, निवेश ही होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको श्रमिकों की जरूरत होती है। रोजगार बढ़ाओगे, और रोजगार बढ़ेगा तो सभी का लेवल ऑफ बढ़ेगा, जिससे प्रोस्पेरिटी आएगी, और लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो इसका मतलब आप डिमांड ज्यादा करोगे, और डिमांड ज्यादा करोगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। देखो मैंने कहा रोजगार बढ़ेगा, ये कंडीशन चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट चला गया, और देश में धीरे धीरे खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी, और ये कंडीशंस है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का ऑपरेशन खुला बाजार की रहा है, ये है। और दूसरा ये है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में, यानी मुद्रास्फीति के दौर में। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का प्रसार होने से सभी के पास पैसा पहुंच जाएगा। पैसे सभी के पास आने से लोग क्या करेंगे? मांग बढ़ा देंगे, और मांग बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे चीजें महंगी होने लग जाएगी, और मुद्रास्फीति। अगर आपने अभी के दिनों में सुना है तो नॉर्थ कोरिया में हाइपर इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ चुकी है ना? किम योंग उन, जहां पे तानाशाह है उत्तर कोरिया में, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ चुकी है, यानी चीजें महंगी है। 1 किलो केले की रेट है 5-5, 10-10 लाख रुपए, इतना महंगा हो चुका है वहां पे।
और ये महंगाई कैसे आ गई है, क्यों? क्योंकि उसने कोरोना के कारण अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में इस बार उत्पादन घट गया किसका, एग्रीकल्चर का, अराउंड 86,000 टन इस बार जो अनाज है उसका कम हो चुका है।